स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज की इस शानदार वीडियो के अंदर। आज हम चर्चा करने वाले हैं नोबेल प्राइज के ऊपर। कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या इसका पर्पस है, वो सब चीजें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और कितना अच्छा लगता है कि आप सुबह सुबह उठ करके पढ़ते हैं, हर रोज मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी हम सफल होंगे। और यही वो उम्मीद है दोस्तों जो हमें जगाए रखती है कि हाँ, हमें सफल होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज। और अभी हाल ही में नोबेल पीस प्राइज जो है वो अनाउंस हुआ है। तो उसके बाद बनता ही टॉपिक जानना समझना आपके लिए, और बहुत जरूरी भी है। और अक्सर आप इसके बारे में सुनते भी होंगे। तो ये क्या है, इसका इतिहास क्या है, वो सब चीजें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जिस प्राइज को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, नोबेल माने तो देखो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। प्राइज का मतलब इनाम है, माने एक ऐसा इनाम जो अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। अब सवाल ये है कि इस बात का फैसला कौन करेगा, कैसे करेगा कि कौन सा काम अच्छा है। क्योंकि मैं भी कह सकता हूं कि मैं जो काम करता हूं बहुत अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए। तो असलियत इसकी ये है प्यारे बच्चों कि कई सारी कमेटीज बनाई गई है जो पूरा साल इस बात को देखेंगी कि दुनिया भर में कौन व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं। और वो अच्छे काम मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। भले ही आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने कोई इन्वेंशन किया है, लेकिन आपका इन्वेंशन इस दुनिया की, जगत की, इस मानवता की भलाई में कितना काम आ सकता है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि आपका काम अच्छा है कि बुरा है। आपका काम इतना अच्छा है कि आप बहुत पैसा कमा पाए उसकी बदौलत, तो ये आपको नोबेल प्राइज नहीं दिला सकता। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए अपने आप को नॉमिनेट करा सकता है कि जी मुझे मिलना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जो कमेटीज बनाई गई है वो खुद ही इस बात को तय करते कि किन लोगों को मिलना चाहिए, कौन नॉमिनेट होने चाहिए, और उन्हीं में से किसी एक को मिलता है। मींस कि आप अपनी मर्जी से जाकर के फॉर्म नहीं भर सकते कि मुझे मिलना चाहिए, मैं ही इसका हकदार हूं, ये देखो मेरी एक वीडियो है, इसमें मैंने बड़ा अच्छा काम किया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, वो अपने आप ही तय करेंगे। तो नोबेल प्राइज जिस व्यक्ति के नाम पर पड़ा दैट इज अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर कहते बहुत सारे पेटेंट थे, दुनिया भर की भलाई के काम वो करते थे। इनके नाम पर खुद के बहुत सारे इन्वेंशन हैं। तो इनकी जब डेथ हुई, तो इनकी डेथ 1896 के अंदर 1896 में जब हुई, तो उससे पहले उन्होंने एक विल लिखवा दी कि भाई जब मैं चला जाऊं तो मेरे मरने के बाद जो है, जो लोग दुनिया में अच्छे काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और उसके बाद कुछ कमेटीज फॉर्म हुई, और इनकी जो ट्रस्ट थी, जो विल थी, जो इनका जो पैसा था, उसी में से हर साल जो है ये प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे मेन है जो जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, नोबेल पीस प्राइज। उससे पहले आपको बताऊंगा कितनी सारी फील्ड में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फील्ड में मिलता है दैट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री। दो फील्ड है साइंस की। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, मींस के रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ये पूरा साल भर में इस बात का जजमेंट करती हैं कि कौन फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया में अच्छा कर रहा है, तो उन साइंटिस्ट को मिलता है। ठीक है, जिस एलईडी बल्ब के नीचे हम बैठ करके पढ़ रहे हैं, मुझे याद है इसको बनाने वाले व्यक्ति को भी नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मेडिसिन। नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट तय करता है कि भाई मेडिसिन की दुनिया में किसने बढ़िया काम किया है, किसने अच्छा काम किया है जो मानवता की भलाई में काम आ सकता है। बहुत अच्छी कोई मेडिसिन बना दिया, कोई ऐसी टेक्निक दुनिया को दे दी जिससे कि दुनिया की भलाई हो सकती है, तो ये इंस्टीट्यूट इस बात को तय करता है। उसके बाद है लिटरेचर। लिटरेचर, साहित्य में भी किसी ने ऐसी बड़ी शानदार किताब लिख दी हो जो रेवोल्यूशनरी हो या अपने आप में दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने लायक किताब हो, तो उस व्यक्ति को मिलता है। उसको जो इनाम देने का जो जिस एकेडमी का ये रोल है वो है स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, पहले ये 5 ही थे, छठे नंबर पे इकोनॉमिक्स को लेकर के आए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को तय करती है, वही इकोनॉमिक्स को भी तय करती है। मान लीजिए इकोनॉमी की दुनिया में किस व्यक्ति ने सबसे बढ़िया काम किया है जो हर तरीके से किसी कंट्री को, इस पूरी दुनिया को एक नई राह दिखा सकता हो। ठीक है, ऐसा कोई अर्थशास्त्री जिसने बहुत बढ़िया कोई फॉर्मूला इजाद कर दिया हो या बहुत बढ़िया चीज बना दी हो जिससे जिसके ऊपर चल करके दुनिया में से गरीबी हट जाए या कोई और चीज से हम उन्मूलन अपना करा सके, ऐसे व्यक्ति को मिलता है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री को मिलता है। और उसके बाद आता है पीस, जो आज का हमारा मुद्दा भी है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इस बात को तय करती है कि भाई
नोबेल पीस प्राइज किसको मिलेगा? हाल ही में 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको मिला है? मारिया कोरिना। ये मारिया कोरिना नाम की लेडी को मिला है, ठीक है। और वेनेजुएला के अंदर पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रही है। वहां की जो तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ कोशिशें कर रही है लोगों को बचाने की और लोकतंत्र की बहाली की, मतलब अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है। वहां पर इनको लोग आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। पिछले लगभग 1 साल से मारिया कोरिना अंडरग्राउंड हैं, ठीक है। और जहां तक इनके हिम्मत की बात है, साहस की बात है, संघर्ष की बात है, वो आप इसी बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इनके साथ जो नॉमिनेट थे, जिनको मिल सकता था, जिनको उम्मीद थी, वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ते हुए इनको दिया गया है मारिया कोरिना को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वेनेजुएला के अंदर तानाशाह सरकार जो वहां पर चल रही है उसके खिलाफ लगभग 20 सालों से ये संघर्ष में है। फिलहाल ये अंडरग्राउंड है, लेकिन इनको ये प्राइज मिला है। इस बात से हालांकि अपने ट्रंप साहब बड़े नाखुश दिखाई दिए कि इनको क्यों ही मिला, लेकिन उनके संघर्ष है, उनका काम है, इस वजह से उनको मिला। तो नोबेल फाउंडेशन ये सब कुछ प्राइज देती है। इस फाउंडेशन की शुरुआत प्यारे बच्चों हुई थी 1900 में, ठीक है। और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज का जो है वो शुरुआत जो है वो कर दी गई। और जहां तक बात है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर कितना इनाम मिलता है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है वो इनाम में मिलते हैं। ऐसा कहते हैं लमसम 10 करोड़ के आसपास इनाम मिलता है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जैक्ट फिगर बता दिया है जो मिलता है, ठीक है। वो हर देश में जाकर के अलग अलग करेंसी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये तो थी कहानी नोबेल प्राइज की शुरुआत की, कब मिले, किसने बनाया है ना, ये सब चीजें। अब बात करते कैसे व्यक्ति की जिसके बारे में जानना आपको चाहिए, ठीक है। उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। अब ये कैलाश सत्यार्थी कौन है ये भी आप जान लीजिए। आज की वीडियो इन्हीं के लिए है, ठीक है। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है ये कैलाश सत्यार्थी जी और इनका क्या रोल है, इनको नोबेल प्राइज मिला तो क्यों मिला, इनकी क्या कहानी है वो, ठीक है। आपके बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछा जा सकता है। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो इनके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कैलाश सत्यार्थी हमारे देश से हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एमपी से, ठीक है। और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी एक दुनिया भर में का जो सबसे फेमस जो कैंपेन है वो बच्चों को लेकर के, माने बच्चों को बचाने के लिए को लेकर के है। जैसे बाल मजदूरी है, चाइल्ड लेबर वगैरह जो होती है, बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, माने बच्चों के जो राइट्स हैं, जो बच्चों के साथ होना चाहिए समाज में अच्छा बर्ताव, ये उसके लिए लड़ रहे हैं। इस बात के खिलाफ कि इतना बुरा क्यों होता है, उनसे काम कराया जाता है, तमाम चीजें ये इनके लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष किया। इसके जो यूथ हमारा है उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, समय से पहले उनको काम पर लगा दिया गया, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, फीडिंग नहीं मिली, ये सब चीजें जो उन्होंने देखा उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। और सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इस बात को रखने वाले हैं। उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी जी और इस बात के लिए जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार में इनका बहुत बड़ा जो है वो रोल है। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। 1980 से मैं आपको लेकर के चलता हूं। 1980 में एक बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है। बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई, इसकी स्थापना इन्होंने करी। और इस आंदोलन का मकसद क्या था? बच्चों की तस्करी को रोकना। मीन चाइल्ड ट्रैफिकिंग आपने देखा होगा ना, तस्करी होती है बच्चों की कई सारी स्टेट्स में, उनसे काम कराया जाता है। बिहार बंगाल के अंदर जाकर के देखोगे, वहां पर जो बीड़ी जहां पर फैक्ट्रियां में बनती है, उन बीड़ी की फैक्ट्रियों में 80% जो मजदूर है वो बच्चे ही हैं। उनको देश के अलग अलग हिस्सों से किडनैप करके लेकर के खरीद करके लेके आया जाता है, वहां पर उनसे काम कराया जाता है। तो इस तरह की चीजें समाज में ना हो, उसके लिए बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी। और ऐसा कहते हैं कि इसके माध्यम से उन्होंने अब तक लगभग 80,000 बच्चों को अलग अलग जगहों से आजाद कराया है और अलग अलग एनजीओ के थ्रू जो है उनको एजुकेशन दिलाने में हेल्प भी करी है। नोबेल शांति पुरस्कार 1914 में इनको मिला था, ठीक है। 1914 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इसी साल एक और व्यक्ति को मिला था, वो एक लड़की थी मलाला यूसुफजई। शी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान और उन्होंने भी एजुकेशन में बड़ा स्ट्रगल किया। उनको गोली तक लगी, इस बात की उन्होंने गोली भी खाई कि हाँ मुझे पढ़ना है। और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने काफी कदम उठाए।
वो कोमा में बहुत टाइम तक रही और अब तक वो उसी अधिकारों के लिए जो है वो लड़ती रहती हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में जो है लड़कियों के लिए शिक्षा अलाउड नहीं है, तो वहां पर वो कोशिश करते कि लड़कियों को शिक्षा मिले। ठीक है, 2014 के अंदर इनको बच्चों के जो राइट्स हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके जो एफर्ट्स हैं उनके लिए 2014 में इनको मिला। और जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने ये इनाम जो है वो शेयर किया था, माने इन दोनों को ही उस साल इनाम मिला था। ठीक है, और मदर टेरेसा के बाद याद रखना, मदर टेरेसा के बाद नोबेल पीस प्राइज पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले मदर टेरेसा जी को ये इनाम मिला था पीस वाला। हालांकि उसके अलावा भी हमारे देश में 8 और लोगों को इनाम मिल चुका है इनके अलावा भी नोबेल प्राइज, लेकिन वो पीस में नहीं है, किसी को साइंस में मिला है तो इस तरीके से मिला है। ठीक है, तो शांति के लिए पुरस्कार पाने वाले ये मदर टेरेसा के बाद दूसरे इंडियन थे। ग्लोबल मार्च 1998, ठीक है 1998 में आपको लेकर के चलता हूं। 1998 में इन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक ग्लोबल मार्च का जो है वो स्टार्टिंग करी। मार्च माने नेतृत्व, उन्होंने एक नेतृत्व शुरू किया और वो पूरी दुनिया भर में उन्होंने चलाया। मतलब ये सोच करके चलिए कि आप, इन्होंने जब इनको लगा कि इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो जब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर के उन्होंने देखा तो पता लगा कि वहां भी इंडिया की तरह ही ये सब चीजें चलती हैं। तो उन्होंने तय किया कि इस आंदोलन को हम ग्लोबली लेकर के जाएंगे, तो एक ग्लोबल मार्च इन्होंने चलाया। और ये मार्च इनका कितनी कंट्रीज से होकर के गुजरा? 103 कंट्रीज से होकर के गुजरा। सोच कर चलना, 103 कंट्रीज में उन्होंने ये मार्च निकाला। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो इसमें सॉरी और जिसका इस जो मार्च है इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि दुनिया भर में जागरूकता फैली और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर भी इस मार्च का इम्पैक्ट पड़ा। वो भी जागरूक हुए, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया। मीन्स कि आप सोच करके देखिए, एक व्यक्ति जो छोटे से गांव से निकल करके आता है और वहां से उठ करके वो इस लेवल पर पहुंचता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी जागना पड़ता है कि भाई कोई तो व्यक्ति है जो आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे उनके एफर्ट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एक चीज की और स्थापना करी, दैट इज रगमार्क। रगमार्क की स्थापना भी इन्होंने करी। ठीक है, रगमार्क क्या था? ये रगमार्क वो भी जान लीजिए, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्या कहता है रगमार्क? एक गुडविल इंटरनेशनल आप उसको कह सकते हैं, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रगमार्क ने। ठीक है, ये एक प्रमाणन प्रणाली है जो उपभोक्ताओं को बताती है कि किसी कालीन या गलीचे का निर्माण बाल श्रम का उपयोग किए बिना किया गया। माने ये एक टेस्टिंग का काम करती है ये, और ये टेस्ट क्या करती है कि दुनिया भर में कोई कारपेट बना है तो क्या उसको बनाने में किसी बच्चे की लेबर तो नहीं लगी है। ये उस बात को टेस्ट करता है और ये बताता है, इस बात का प्रूफ देता है कि हाँ ये कालीन आप अपने घर पर लेकर के जाइए, ये सही है क्योंकि इसमें किसी बच्चे की मजदूरी नहीं है। अगर है तो ये वो बताता है कि इसको मत खरीदिए, इसको खरीद करके आप एक तरीके से उन बच्चों की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारे बच्चों की मजदूरी लगी है, उनका खून पसीना लगा है। तो अपने आप में एक प्रमाणन प्रणाली है, मीन्स की टेस्टिंग जो है वो सिस्टम है जो इस बात को बताता है कि इस चीज को बनाने में बच्चों की लेबर लगी है या फिर नहीं लगी है। उसके बाद इनका जो योगदान आता है दैट इज कानूनी सुधारों में योगदान। कानूनी सुधारों में योगदान, कानूनी सुधारों में योगदान। उनके प्रयासों ने भारत सरकार को बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाने के लिए प्रेरित किया। मीन्स कि इनके जो एफर्ट थे, इन एफर्ट्स ने भारत की सरकार को निषेध और विनियम अधिनियम 1986 मीन्स के बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाने के लिए मोटिवेट किया। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने में हमने पढ़ा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो एजुकेशन का जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, अब एक बार आपको बता देता हूं मैं कि इसके अलावा नोबेल पीस के अलावा कैलाश सत्यार्थी जी को और कौन से इनाम मिले हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहला इनको इनाम मिला है हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार। हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन
प्राइज इनको मिला है 2015 के अंदर। 2015 में इनको हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन प्राइज मिला। ये इस प्राइज को पाने वाले इकलौते भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। उसके बाद इनको मिला रॉबर्ट एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी प्राइज, दैट इज इनको कब मिला 1995 के अंदर। 1995 में इनको मिलता है रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट जो है वो प्राइज इनको मिला, ठीक है। रॉबर्ट एफ कैनेडी मानव अधिकार पुरस्कार 1995 के अंदर इनको मिलता है। उसके बाद है डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये कब मिला 2009 के अंदर मिला, 2009 के अंदर इनको ये प्राइज मिलता है। उसके बाद इनको क्या मिला, इटली के अंदर गोल्ड मेडल मिला इनको, सीनेट, ठीक है। गोल्ड सीनेट का गोल्ड मेडल को मिला 2007 के अंदर। इटली की जो सीनेट है उन्होंने इनको गोल्ड मेडल दिया 2007 के अंदर। अब जाते जाते इस वीडियो में इनके बारे में एक बात बता दूं आपको मैं, बाय प्रोफेशन ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, बाय प्रोफेशन ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ये तमाम चीजें आपने पढ़ी कि इन्होंने आंदोलन चलाए, मार्च चलाए, ये करा वो करा, इससे पहले ये प्रोफेशनल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और 26 की एज में, 26 साल की उम्र में घर बार छोड़ करके, नौकरी पेशा सब छोड़ करके, और इन अधिकारों के लिए, इन बच्चों के राइट्स के लिए जो है वो लड़ना शुरू किया। तो ऐसे लोगों के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, एग्जाम में तो खैर आता ही आता है। तो आज हमने नोबेल प्राइज के बारे में जाना, नोबेल पीस प्राइज के बारे में जाना, इंडिया के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जाना जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में भी जाना। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आप अलग अलग एग्जाम्स में जो है वो देखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी के अभी। थैंक यू।